This conference will now be recorded. पहले तो रिकॉर्डिंग पे लगाया ही नहीं था और मैं ये हमेशा आपको कहूँगा मेरे भाई कि आप लोग रिकॉर्डिंग पर भरोसा नहीं करना। काइंडली रिकॉर्डिंग पे भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं वो तो कर सकते हैं ना, ठीक है। रिकॉर्डिंग उस चीज का हल है, लास्ट ऑप्शन है कि अगर कोई वाकई इंटरनेट का मसला है या कोई और वजह है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग से बेहतर है लाइव क्लास लो। एक डिसिप्लिन आता है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पे पहले नहीं था तो इसलिए हमने एक दफा मैं दोबारा ये तो रिवाइज ही किया है कि शेयर कैपिटल जब भी इशू करते हैं, अगर फेस वैल्यू पे करेंगे तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीमियम पे करेंगे तो फेस वैल्यू से डेबिट कर देंगे और जितनी फेस वैल्यू से एडिशनल अमाउंट होगी वो हम प्रीमियम पे लिख देंगे। ओके होगी बात। फिर हमने बात की बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स मेरे भाई हमेशा दो तरह से होते हैं। बोनस शेयर्स एक एम्प्लॉइज को दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, एक शेयर होल्डर को दिया जाता है उनको डिविडेंड के तौर पे। किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को, मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, उनको प्रॉफिट कैश फॉर्म में देने की बजाय हम उनको शेयर्स दे देते हैं। ठीक हो गया। अगर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आप शेयर दे रहे हो ना किसी को भी, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा। वो देंगे कहां से? शेयर प्रीमियम में से। जब भी किसी इंप्लॉय को आपने परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स दिए, किसी भी इंप्लॉय को नंबर ऑफ शेयर्स दिए, तो हमने क्या करना है? शेयर क्रेडिट हो जाएगा और शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, राइट। अगर फिर बात है कि शेयर प्रीमियम अवेलेबल ही ना हो, शेयर प्रीमियम अवेलेबल ही ना हो, तो फिर हमें स्टैंडर्ड कहता है कि आप रिटेन अर्निंग में से, रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा आपने रिटेन किया हुआ है कंपनी के अंदर, उसमें से बोनस दे दो। क्योंकि बोनस तो कंपनी के लिए एक तरह का एक्सपेंस ही होता है ना, लेकिन वो एसओसीआई में लिखने की बजाय इक्विटी के अंदर ही प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप रिटेन अर्निंग डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे। अब आखिरी बात करने लगा हूं कि आपके पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल तो है लेकिन कम अमाउंट से अवेलेबल है, आपने बोनस ज्यादा दे रहे हो। लास्ट क्या है? इफ शेयर प्रीमियम is available but not sufficient, तब क्या करेंगे? सपोज मैं कर रहा हूं, सपोज कि हमारे पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर या कंपनी के अंदर 500 का, और हमने बोनस शेयर दे दिए 700 के। तो क्या करोगे? हमारे पास शेयर प्रीमियम जो अवेलेबल है, शेयर प्रीमियम जो अवेलेबल है वो 500 का है और हमने अपने इंप्लॉइज को 700 के शेयर्स इशू कर दिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए? तो जरा आप गौर से देखना जनाब, शेयर प्रीमियम डेबिट 500 से, रिटेन अर्निंग डेबिट 200 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 700 से। और नरेशन में हम लिखेंगे बोनस शेयर इशूड, क्योंकि शेयर कैपिटल में नीचे नरेशन में हमें लिखना पड़ेगा बोनस शेयर्स इशूड। तो जनाब परफॉर्मेंस के ऊपर जब भी आप बोनस शेयर्स इशू करोगे, परफॉर्मेंस बेस के ऊपर एम्प्लॉइज को दोगे, तो आपकी ये एंट्रीज पॉसिबल है। अब आ जाओ जनाब
कि अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो डिविडेंड देने की बजाय बोनस शेयर्स दे देते हो, तो उसकी एक ही एंट्री पास होती है, रिटेन अर्निंग डेबिट। रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट मतलब उसमें से माइनस कर देंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जो डिविडेंड है वो हमेशा रिटेन अर्निंग से जाता है। जो डिविडेंड है वो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से जाता है। डिविडेंड हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से जाता है। बात क्लियर हो गई? आगे चलें। बोनस शेयर्स के बारे में किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर ये वो जो अभी शेयर प्रीमियम अगर कम हो वो वाला पॉइंट दोबारा बता दें, नेट वीक हो गया था एकदम। ठीक हो गया। और हसीब ने भी पूछा है एक सवाल। देखिए एक बात दोबारा सुन लें कि जो हमने डिविडेंड के तौर पे शेयर देने हैं ना, डिविडेंड के तौर पे, उसकी एंट्री तो एक ही है कि वो हमेशा रिटेन अर्निंग से देंगे, और एंट्री पास होगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके होगी बात? फिर अब आ जाओ फिर परफॉर्मेंस के ऊपर। हसीब भाई आप भी सुने, ऑन भाई आप भी सुने। अहमद रजा ने पूछा शेयर प्रीमियम होता क्या है। अहमद भाई अभी बताया था आपको कि अगर आप 100 रुपए वाला शेयर 140 रुपए पे बेचेंगे तो जो 40 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, एडिशनल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, वो शेयर प्रीमियम होता है। मतलब आप 100 रुपए वाले अपने शेयर्स 140 में बेच रहे हो, तो जो एडिशनल अमाउंट है फेस वैल्यू से वो शेयर प्रीमियम कहलाता है। और अब आपने अगर परफॉर्मेंस के तौर पे अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देने हैं तो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप ना ऐसा करो, शेयर प्रीमियम से अमाउंट निकाल के शेयर कैपिटल में ऐड कर दो, शेयर प्रीमियम से दे दो। तो शेयर प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ होता है ना, तो अब डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगली बात है कि अगर शेयर प्रीमियम अवेलेबल ही ना हो, मतलब आपने कभी फेस वैल्यू से ज्यादा पे अपने शेयर नहीं इशू किए, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है रिटेन अर्निंग से दे दो। परफॉर्मेंस, डिविडेंड तो देना ही रिटेन अर्निंग से होता है। परफॉर्मेंस वाला पहली प्रेफरेंस शेयर यानी शेयर प्रीमियम में। अगर शेयर प्रीमियम काफी ना हो या हो ही ना, तो तब हम रिटेन अर्निंग से दे देते हैं। हमने लास्ट एक एग्जांपल भी देखी कि अगर शेयर प्रीमियम है तो सही, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे, जितना शेयर प्रीमियम अवेलेबल होगा उसको डेबिट कर देंगे, बाकी जो शॉर्टेज होगा वो हम रिटेन अर्निंग में से कर लेंगे। क्लियर होगी बात अब यहाँ तक? अच्छा, अब ना मुझे कॉलेज से एक मैसेज भी मिला है, वो भी मैं आपको सुना दूं कि जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी तनवीर साहब ऐड होंगे एडमिन के तौर पे आज के बाद। तो वहां से भी वो देखेंगे कि जो लोग उनके पास ड्यूज वाले मामलात वाले हैं तो उनको वहां से भी वो मॉनिटर करेंगे। तो इसलिए अपने कॉलेज वाले जो मामलात हैं वो क्लियर किया करें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। और फिर ये भी एक नुकसान होगा हमारा कि वो जो आपको रिकॉर्डिंग है वो भी नहीं मिला करेगी। ठीक है, चलें जी। हसीब का एक सवाल है उसका जवाब देते हैं, फिर आगे चलते हैं। हसीब कहता है कि सर डिविडेंड वाले केस में पहले शेयर प्रीमियम को डेबिट क्यों नहीं करते। हसीब भाई ये स्टैंडर्ड ने कहा है, और डिविडेंड भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। डिविडेंड क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से देंगे ना डिविडेंड। परफॉर्मेंस हमारा एक्सपेंस होता है कंपनी का, वो जहां से मर्जी दे कंपनी, लेकिन जो डिविडेंड है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, तो वो हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाफिज नुमान का सवाल है कि सर अगर एग्जामिनर साइलेंट हो तो परफॉर्मेंस बेस होगा या डिविडेंड? वो बताता है, वो हमेशा बताता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बताएगा।
तो अली कहता है कि सर शेयर इशू हो रहा है मतलब इक्विटी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, शेयर कैपिटल बढ़ी तो रहा है, क्रेडिट नहीं कर रहे हम, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट ही कर रहे हैं। चलें जनाब, ये बात हो गई खत्म। अब हम चलते हैं डिविडेंड के ऊपर, ये लास्ट बात है, फिर उसके बाद हमने चले जाना है इसके फॉर्मेट के ऊपर। डिविडेंड के बारे में सुन लें सारे लोग बारी बारी। डिविडेंड होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक तरह का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सुने जरा गौर से सुने, प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जो हिस्सा बच जाता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग। वो क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। वो क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। मतलब जो डिविडेंड का शेयर, सॉरी जो प्रॉफिट का शेयर हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे, शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर देंगे, वो कहलाएगा डिविडेंड। और जो प्रॉफिट बचा के अपने पास कंपनी रख लेगी उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ओके, तो होता भला क्या है, नॉर्मली सारे का सारा प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर देते हैं और उसमें से जितना डिविडेंड है वो माइनस कर देते हैं। ये ड्राइंग्स वाली बात है, प्रॉफिट एड ड्राइंग्स लेस। अब जो डिविडेंड होता है वो दो तरह से होता है, एक को कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और एक होता है फाइनल डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के दौरान किसी भी टाइम अगर डायरेक्टर मशवरा दे दें या शेयर होल्डर्स को पैसों की जरूरत पड़ जाए कि जनाब आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले सकते हो, ड्यूरिंग द ईयर अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप डिवाइड कर दो ड्यूरिंग द ईयर, यानी क्वार्टरली बेस के ऊपर, सेमी एनुअल बेस के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, उसे हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा 99% कैश फॉर्म में दिया जाता है। ये बोनस फॉर्म, बोनस शेयर्स भी दिए सकते हैं, हमने पढ़ा है ना कि डिविडेंड एज अ बोनस शेयर्स भी दिए जा सकते हैं, डिविडेंड एज अ बोनस शेयर्स भी दिए जा सकते हैं। ओके होगी बात। तो इंटरिम डिविडेंड की फिलहाल मैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इस्तेमाल होगी ना वो बता देता हूं, फिर जब मैं इसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा तो फिर इसकी मैं एक चेन बताऊंगा कि जब डिक्लेयर होती है तो कैसे करते हैं, फिर पे होती है तो कैसे करते हैं। फिलहाल इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से ही देते हैं। डिविडेंड चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, तो हमेशा डेबिट किसको करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करोगे, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। अगर कैश दे रहे हो तो कैश क्रेडिट, और अगर बोनस शेयर दे रहे हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश क्रेडिट, अगर बोनस शेयर दे रहे हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर देते हैं, कैश क्रेडिट कर देते हैं, और इंटरिम मोस्टली कैश पे हो जाता है। डन होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं फाइनल डिविडेंड। एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फाइनल डिविडेंड हमेशा जिस साल पे हो रहा होता है ना वो उस साल का होता नहीं है, उससे पिछले साल का होता है।
अब्दुल मोइज ने पूछा है कि सर इंटरिम में बोनस शेयर्स नहीं हो सकते। लगता है आप ना मेरी आधी बात सुन रहे हो, आधी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग इंटरिम डिविडेंड कैश फॉर्म में दे दोगे तो एंट्री पास हो जाएगी रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर शेयर्स दोगे तो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में भी बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड फॉर्म में भी बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं। तो एंट्री वही पास होगी जो हम ऊपर बोनस शेयर्स में पढ़ के आए हैं। ओके होगी बात। एक शख्स ने कहा है, वैसे अजीब अजीब सवाल ही पूछ रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने लॉ नहीं पढ़ा हुआ। एक शख्स का सवाल है कि सर शेयर प्रीमियम को भी हम अपनी रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं? कभी भी नहीं। वो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट होता है हमारा, अल्लाह के बंदो जो साल भर प्रॉफिट कमाते हैं वो रिटेन अर्निंग का हिस्सा होता है। और जो शेयर प्रीमियम होता है ना, वो तो इक्विटी का पार्ट होता है, वो तो हमारा शेयर कैपिटल होता है, वो प्रॉफिट नहीं होता हमारा। दो अलग हेड्स होते हैं और दोनों को अलग अलग रखते हैं, एक दूसरे में प्लस माइनस नहीं करते। आज जरा इस चीज को बड़ा ध्यान से देखें। फाइनल डिविडेंड ये हमेशा जिस साल हम पे कर रहे होते हैं वो उस साल का नहीं होता बल्कि पिछले साल का होता है। जैसा कि मैं कहता हूं एक साल हमारा एंड हुआ 31 दिसंबर 2020 को, अब ये एंड हुआ, अब इसका ऑडिट चलेगा तो 2-3 महीने लग जाएंगे, तो तकरीबन 31 मार्च तक 2021 में एक डिविडेंड फाइनल हो रहा होगा, और वो होगा किस साल का? 2020 के साल का। 2021 में जो डिविडेंड फाइनल डिविडेंड जिस साल पे हो रहा होता है वो उस साल का नहीं होता बल्कि उससे पिछले साल का होता है। तो 2021 में फाइनल डिविडेंड की बात होगी और वो रिकॉर्ड केस में होना चाहिए 2020 में, क्योंकि वो है ही एक्चुअल में डिविडेंड 2020 का। वही इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, होता दो तरह का ही है। एक हम कह सकते हैं करना किसमें है, रिटेन अर्निंग डेबिट, हमेशा रिटेन अर्निंग डेबिट होता है डिविडेंड से, या डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर देते हैं अगर पे नहीं किया अभी तक, डिविडेंड पेबल, या कैश भी कर देते हैं अगर कैश फॉर्म में हो। और अगर बोनस शेयर्स हैं तो उसकी एंट्री हमने पहले पढ़ी हुई है, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। एंट्रीज में एंड पे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बारी साथ साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बात समझ आपको सही तरह लग जाए। ये इंटरिम डिविडेंड भी बोनस शेयर्स हो सकते हैं, उसकी भी सेम एंट्री पास होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो डिविडेंड दो तरह से। अगर सर यहाँ कैश और फिर इस शेयर्स में अगर वो साइलेंट हो तो यहाँ पे फिर क्या लें? नहीं, वो बताता है, कभी भी वो साइलेंट नहीं होता, वो लाजमी बताएगा, लाजमी बताएगा। अब एक बात याद रखें, बल्कि लिख लें कि इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। इंटरिम डिविडेंड, ये लिख लें बात नोट देकर, इंटरिम डिविडेंड के बारे में, इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। लिखा गया। अब लिखें फाइनल डिविडेंड जिस साल पे होता है या डिक्लेयर होता है वो उससे पिछले साल का होता है। ठीक है, वो तो जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें आप लोगों को क्वेश्चन करते हुए पता चलेगा। तो मेरे भाई 90% थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कवर हो गया, और 2 दिन में ये आगे आने वाले 2 दिनों में इंशाल्लाह ये टॉपिक कवर हो जाना है हमारा। मतलब इस वीक में हमारा IAS 1 100% क्लियर हो जाएगा, 100% इंशाल्लाह। हफ्ते तक इसको खत्म कर देंगे
इसका टेस्ट वगैरह भी हो जाएगा। और ध्यान से आपने इन चीजों को देखना है और भूलना भी नहीं है। साथ साथ एक दफा इसकी समरी बना लेनी है और उस समरी से ही फायदा उठाना है आने वाले दिनों में। ठीक है, 5-6 बातें होती हैं, बस वो लिख लो, खत्म। इससे ज्यादा टॉपिक, किसी भी टॉपिक की ज्यादा बातें नहीं होती, छोटे टॉपिक की 5-6 बातें ही होती हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हम। फॉर्मेट की तरफ आते हैं। सर एक मिनट स्लाइड ऊपर काट दें, लास्ट एंट्री लिखनी है बस। ये पुरानी एंट्री है। और भाई मुझे लगता है आप लोग ना लिखने पे ज्यादा जोर देते हो और सुनते सुनते नहीं हो। नहीं सर, सुनते ये बड़ी आसान सी चीजें होती हैं अगर समझ लग जाए, सुन के बाद समझ भी लगे। सर ये पेएबल वाली एंट्री उसी साल हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो सर जो कैश वाली होगी वो अगले साल करेंगे, ये हाँ जरा जी, बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। जब कैश पे हो जाएगा ना, उस वक्त एक एंट्री पास हो जाएगी, डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। फॉर्मेट पे आओ। फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज ही मेन इंपॉर्टेंट है। शेयर इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हमने पढ़ ली हैं वो चीजें आपके एमसीक्यूज में आएंगी। और अब जो पढ़ने लगे हैं, दो तरह से चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक उसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा और एक उसका फॉर्मेट सिखाऊंगा। पेपर इसमें से आएगा इंशाल्लाह, या वो फॉर्मेट बनवा लेगा आपसे या वो आपको कहेगा कि उसकी जर्नल एंट्री पास करके दे दो। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, कल इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेंगे। कल बल्कि फॉर्मेट का यानी वो प्रैक्टिस करेंगे ना, और परसों इसकी इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज देख लेंगे। तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम आएगा, जो भी कंपनी होगा, फिर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। for the year ended 31 दिसंबर 2020 कर लेते हैं, या 30 जून 21 भी कर सकते हो क्योंकि आपका पेपर सितंबर में होने हैं। अच्छा सबूर भाई अभी आए हैं। सबूर भाई मैं पूछ सकता हूँ आप लेट क्यों आए हैं इतना? और वो चले भी गए हैं, शायद उनका नेट का इशू आ रहा है। चलिए जनाब, सबसे पहले आप कुछ कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम होगा शेयर कैपिटल का, एक कॉलम होगा आपका शेयर प्रीमियम का, एक कॉलम आपका होगा रिडेम्पशन रिजर्व का, रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब कंपनी अपने इश्यू किए हुए शेयर वापस खरीदती है। ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल तो इसका हिस्सा ही नहीं होते, इसका हिस्सा ही नहीं होते। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो फिर ऑर्डिनरी शेयर्स का अलग से कॉलम बना लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का अलग से बना लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह दे कि ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग हैं तो उसके दो कॉलम बनेंगे। ठीक है, रिडेम्पशन रिजर्व के बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जर्नल रिजर्व का, जर्नल रिजर्व के बाद हम एक कॉलम बनाएंगे रिटेन्ड अर्निंग का, रिटेन्ड अर्निंग के बाद हम एक कॉलम बनाएंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस का, कभी कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस की जगह वो ओसीआई भी लिख देता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या कभी कभी वो दो सॉरी अलग अलग कॉलम भी बना देता है। क्योंकि ओसीआई एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर सिर्फ रिवैल्यू सरप्लस नहीं आता, बाकी चीजें भी आती हैं।
बाकी चीजें भी आती हैं ओसीआई के अंदर, तो इसलिए हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख दिया। पेपर में अगर किसी जगह ओसीआई का कॉलम वो अलग बता दे तो बता सकता है वो, और एंड पे कॉलम हम बना लेते हैं टोटल का। ठीक है, कभी कभी वो खुद कह देता है कि टोटल का कॉलम ना बनाओ, तो फिर नहीं बनाएंगे। ये आपके टोटल कॉलम बन गया जनाब इसके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। टोटल कॉलम एक दफा दोबारा देख लें। एक कॉलम, ये सारे जरूरी नहीं बनाने पड़ेंगे, जितने क्वेश्चन के अंदर आएंगे वही बनाएंगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिडेम्पशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल। राइट, ये मिनिमम कॉलम ऑलमोस्ट। अभी तक रिडेम्पशन रिजर्व का सवाल पेपर में नहीं आया, अभी तक रिडेम्पशन रिजर्व का पेपर में सवाल नहीं आया हुआ, अदरवाइज बाकी सवाल आए हुए हैं और इस दफा भी इसके फुल चांसेस हैं। वैसे तो लास्ट टाइम भी पेपर में ये आया हुआ सवाल, और इस दफा मुझे लगता है फिर ना आ जाए। 3 टॉपिक है ना, उसमें से तो आना ही है। पेपर 3 टॉपिक्स में से तो आना ही आना है ना। रीवैल्यू, इस पे रेशियो एनालिसिस है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इन तीनों में से 2 सवाल तो पक्के हैं जी। शेयर कैपिटल सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन या बैलेंस एट 1/1/2020। शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन शेयर कैपिटल के कॉलम में, शेयर प्रीमियम का ब्रॉड डाउन शेयर प्रीमियम के, रिडेम्पशन रिजर्व मोस्टली नहीं होता। जर्नल रिजर्व का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो वो जर्नल रिजर्व में, रिटेन्ड अर्निंग में, रिडेम्पशन रिजर्व का, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस का अगर पड़ा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के केस, और टोटल करके लिख देंगे। ये ऑलरेडी आपको अवेलेबल होगा, या इंफॉर्मेशन इस तरह की बताई होंगी कि आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। डन होगी बात। जो साल के शुरू में हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल होंगे वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसने कोई ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू किए। वो क्या हो सकते हैं, शेयर इशूड, या राइट शेयर्स, शेयर इशू करेंगे या राइट शेयर्स। अगर सिर्फ फेस वैल्यू पे होंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और अगर प्रीमियम पे होंगे तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। कैश डेबिट होगा, वो कैश के लेजर में जाएगा, चला जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पे हैं तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। ये अगर हम ड्यूरिंग द ईयर नए शेयर्स इशू करें या राइट शेयर्स इशू करेंगे तो, और इनको ऐड करके टोटल के कॉलम में लिख देंगे। इसको ऐड करके टोटल के कॉलम में लिख देंगे। डन। बाकी कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी कॉलम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। डन होगी बात। उसके बाद राइट शेयर्स के बाद अगर बोनस शेयर्स इशू होंगे, बोनस शेयर्स अगर होंगे तो क्या करेंगे।
हम देखेंगे कि बोनस शेयर्स हैं कौन से। पेपर में नहीं आपने लिखना, ये मैंने रेड इसलिए तो लिख लिया है। हम ये डिसाइड करेंगे कि वो बोनस शेयर जो हैं वो हैं किस चीज के, क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर हैं या वो डिविडेंड वाले हैं। अगर पर शेयर कैपिटल में तो दोनों ही ऐड होंगे, शेयर कैपिटल में तो दोनों ही ऐड होंगे। परफॉर्मेंस वाले शेयर प्रीमियम में से माइनस होंगे, क्योंकि शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल होता है ना। परफॉर्मेंस वाले शेयर प्रीमियम में से माइनस होंगे, और इसमें टोटल कॉलम में कुछ भी नहीं जाता होता, क्योंकि वो एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया। और जो डिविडेंड वाले हैं वो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से जाएंगे, वो हमेशा किस में से जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग में से। वैसे तो परफॉर्मेंस वाले भी रिटेन अर्निंग में से जा सकते हैं, वो आपको पता है। परफॉर्मेंस वाले भी रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त माइनस होंगे अगर शेयर्स प्रीमियम अवेलेबल नहीं होगा तब। बाकी ये किसी कॉलम में कुछ नहीं जाना। इवन के टोटल के कॉलम में भी बोनस शेयर्स का कुछ नहीं जा रहा होता, क्योंकि एक चीज प्लस हो रही होती है, उसी रो में एक चीज माइनस भी हो रही होती है। बोनस शेयर्स खत्म हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड इंटरिम भी हो सकता है और डिविडेंड फाइनल भी हो सकता है। चाहे इंटरिम होगा चाहे फाइनल होगा। अगर कैश फॉर्म में देना है तो सिर्फ रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो नहीं आएगा। और अगर शेयर कैपिटल फॉर्म में देना है, शेयर्स की फॉर्म में देना है, तो शेयर कैपिटल में ऐड भी होगा। ये दो वजूहात हो सकती हैं। फिलहाल हम क्योंकि ऊपर डिविडेंड लिख चुके हैं, ये यही समझेंगे कि ये हम किस में से दे रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग में से। किस में से दे रहे हैं, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में से। टोटल में से, सॉरी टोटल में से माइनस करना है, टोटल में से भी माइनस करेंगे क्योंकि सिर्फ एक अमाउंट आ रही है। रिटेन अर्निंग में से कोई भी डिविडेंड होगा वो माइनस हो जाएगा। डिविडेंड के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो चीजें ज्यादातर पेपर में आती है ना, मैं वो पहले लिख रहा हूं। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमेशा रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स हमेशा रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा, और फिर टोटल कॉलम में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग का ही हिस्सा होता है। प्रॉफिट के बाद आ जाओ जनाब रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर हम एंट्री नहीं पास करते होते, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर जितना हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो अपने कॉलम में प्लस या माइनस हो जाएगा और फिर टोटल कॉलम में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो ड्यूरिंग द ईयर आएगा तो वो सरप्लस के कॉलम में ऐड हो जाएगा और टोटल के कॉलम में ऐड होगा, सॉरी टोटल के कॉलम में ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। डन होगी बात। और इंतहाई इंपॉर्टेंट, एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन जी मेरे भाई, एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होती है,
रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इसको एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो क्या करेंगे जनाब, एक्सेस डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस रिटेन अर्निंग में ऐड, एंट्री के हिसाब से चलेंगे ना हम। ये दोनों कॉलम कैसे वो मिक्स ही हो गए हैं, ये रिटेन अर्निंग का है, हाँ जी ये रिटेन अर्निंग का कॉलम चल रहा है ये वाला, ये सॉरी ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम चल रहा है और ये टोटल का है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस कर देंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन और रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे। ओके होगी बात क्लियर हो गई? चलें उसके बाद ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, जी मेरे भाई, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, हाँ जी अगर हम जर्नल रिजर्व से ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट का हिस्सा ना कंपनी कुछ जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर कर देती है, तो जर्नल रिजर्व का ये कॉलम पड़ा है हमारा, ये रिटेन अर्निंग के बिल्कुल साथ ही जर्नल रिजर्व में ऐड कर देंगे, रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे, जर्नल रिजर्व में ऐड कर देंगे, जर्नल रिजर्व में ऐड कर देंगे, जर्नल रिजर्व में ऐड कर देंगे और रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। ओके होगी बात? क्लियर होगी बात? चलें जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट रहता है रिडेम्पशन का। आप ना दो लाइनें छोड़ दो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में दो लाइंस आपने छोड़ देनी है, वो आपको मैंने रिडेम्पशन के बारे में सिखाना है कि जब आपने कोई रिडीम करती है कंपनी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स बाय बैक करती है, तो उसको हमने कैसे डील करना है। बाकी यही फॉर्मेट है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट में आपको सेंड करूंगा, वो आप बहुत बड़ा फॉर्मेट लिखा हुआ है, आपने उसमें से सिर्फ ये चीजें जो मैंने अभी आपको लिखवाई है सिर्फ इसको कंसीडर करना है, बाकियों को नहीं करना। तो आपने ये 2 टाइम फॉर्मेट लिखना है। आपको पता है जो फॉर्मेट वाली चीजें होती है ना, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए और फॉर्मेट में बस पुट करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये फॉर्मेट आपने 2 दफा एक बार लिखना है, लिखने के बाद फिर कल इसके हम क्वेश्चन करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन इसका जो 90% कंप्लीट हो गया है, तो कल आपने पिछली सारी थ्योरी और सारा थ्योरेटिकल पोर्शन साथ और साथ ये फॉर्मेट आपने याद करके आना है। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा। और कुछ लोग कहते हैं जूम आउट कर दें, कर देते हैं मेरे भाई जूम आउट, लेकिन ये लाइनें आगे पीछे ही लगी हुई हैं। लो जनाब, ये हमारा एक तरह का फॉर्मेट है। तो कल इस फॉर्मेट में चीजें इंपोर्ट करेंगे और क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। कल इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल सही तरह समझ लग जाएगा जब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल ही इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही है, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।